तो रिप्रोडक्शन नेक्स्ट चैप्टर है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। तो सबसे पहले तो है आपका डिफाइन करना है रिप्रोडक्शन को। तो रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग प्रोड्यूसेस अ न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू इट्स सेल्फ। सिमिलर टू इट्स सेल्फ का मतलब है सेम स्पीसीज। तो इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। टाइप्स ऑफ या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देख लीजिए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है कि इसमें केवल वन पेरेंट होता है, यूनिपेरेंटल होता है, और इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जो भी इंडिविजुअल बनेगा वो 100% जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से सेम होगा। तो डेट इज़ कॉल्ड क्लोन। तो उसे हम लोग क्लोन बोलेंगे। और इसके टाइप्स दिए गए हैं। बाइनरी फिजन, जैसे कि बाइनरी फिजन आपका अमीबा में होता है, बडिंग आपका हाइड्रा में होता है, फ्रेगमेंटेशन आपका स्पाइरोगायरा में होता है, स्पोर फॉर्मेशन जो है वो आपका राइजोपस में होता है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो केवल प्लांट्स में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो फिर जाइगोट बनता है। गैमेट जो है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो ये आपको याद रखना है कि गैमेट क्या है, ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, तो जब भी गैमेट बनेंगे तो इसके हाफ क्रोमोजोम हो जाएंगे। तो स्पर्म में 23 हो जाएंगे और एग में भी 23 हो जाएंगे। तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाएगी। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो फिर से 46 नंबर आ जाएगा और ये डिप्लॉयड स्टेज हो जाएगी। तो जो जाइगोट बनेगा, नया वाला जो स्ट्रक्चर जाइगोट आपका बनेगा, वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। और गैमेट क्या है, हैप्लॉयड हो जाएंगे। तो इसको आपको ज़रा थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ लेना है कि गैमेट्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, सो दे आर कॉल्ड हैप्लॉयड। और जब ये फ्यूजन हो जाता है तो 46 हो जाते हैं और ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। तो जाइगोट इज़ द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो ये आपका हो गया। अब आपको फर्टिलाइजेशन को भी याद कर लेना है, डिफाइन कर लेना है। तो सिंपल सा है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड रिजल्टिंग बॉडी इज जाइगोट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो होती है वो आपका डिफरेंस होता है मॉर्फोलॉजी में मेल और फीमेल की बॉडी में। तो जैसे मेल की बॉडी हाईली मस्कुलर होती है, फीमेल की लेस मस्कुलर होती है। तो जो मॉर्फोलॉजी होती है, एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, उनमें जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब प्यूबर्टी की जो एज होती है बॉयज़ में वो 12 to 14 होती है और गर्ल की 10 to 12 ईयर होती है। तो ये प्यूबर्टीज़ में कुछ चेंजमेंट होते हैं, वो आपको एक एक या दो करेक्टर कम से कम देख लेने हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर पूछे जाते हैं। मेल में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसकी वजह से कुछ चेंजमेंट आते हैं। तो चेंजमेंट क्या आते हैं बॉयज़ में, जैसे अपीयरेंस ऑफ बियर्ड्स एंड माउस्टैच, ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, बॉर्डेनिंग ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर। तो इनमें से कोई भी आप दो डिपेंडिंग ऑफ वाइज याद कर लीजिए। इसी तरीके से गर्ल में डेलिकेटली कर्व्ड बॉडी होगी, enlargement ऑफ ब्रेस्ट, स्वीटेनिंग ऑफ वाइज। तो ये हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। इसके बाद में आपको जो है ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस। इसको प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है।
बाद बाकी जो है आपका वासा इफ्रेंस है, एपिडिडाइमिस है एंड वास डिफरेंस है। इसके साथ ही जो है आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस है, यूरिथ्रा है और 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। तो अब हम लोग देखते हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर। टेस्टिस जो होता है वो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, उसमें ये प्रेजेंट होता है। उसका रीजन ये होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होता है, जो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल होता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा टेस्टिस में। और ये जो टेस्टिस होते हैं वो पहले तो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, लेकिन जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो 7th मंथ जो है ये फिर बाहर निकल आते हैं, स्क्रोटम में निकल आते हैं। अगर ये स्क्रोटम में नहीं निकलेंगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। इन केस टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, दे फेल टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड लीड टू स्टेरिलिटी। तो ये चीज़ देख लीजिए। एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, हर्निया क्या होता है, तो इनक्विनल हर्निया मतलब जहाँ से आपका स्पर्म डक्ट अंदर जाती है डेट इज़ कॉल्ड इनग्विनल कैनाल। तो कभी कभी वहाँ से इंटेस्टाइन बल्ज आउट हो जाती है, स्क्रोटम के अंदर आ जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इनग्विनल हर्निया। अब टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्पर्म कैसे बनते हैं वो यहाँ पे है पूरा। तो टेस्टिस जो है वो 200 से 300 कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है, उनको हम लोग टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और ईच टेस्टिस कंटेन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वहाँ पे 1 to 3 होती हैं, और इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है वो स्पर्म मदर सेल पाई जाती हैं जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहाँ पर आपका जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं स्पर्म को। तो इसका डायग्राम जो है वो आपका लेबलिंग करने के लिए आ सकता है, तो लेबलिंग आप लोग देख लेंगे। फिर इंटरस्टिशियल सेल्स और लैडिंग सेल्स, तो ये आपको देखना है कि इंटरस्टिशियल सेल्स और लैडिंग सेल्स जो होती हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होती हैं और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करती हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करते हैं बॉयज़ में। देन वास एफरेंसिया है, तो इसका काम केवल होता है बेटा टेस्टिस से स्पर्म को एपिडिडाइमिस में ले जाने का काम होता है। देन एपिडिडाइमिस होती है, तो एपिडिडाइमिस जो है वो लगभग 6 मीटर लॉन्ग क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है और इसका काम होता है एपिडाइमिस का नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। इट स्टोर स्पर्म टिल दे अटेन मैच्योरिटी, और फिर ये एपिडिडाइमिस स्पर्म को वास डिफरेंस तक ले जाती है। वास डिफरेंस जो होती है वो टेस्टिस का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये लोब्यूल्स हैं, 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं जिनमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और आपका ये वास एफरेंसिया है। देन एपिडिडाइमिस है ये पूरा स्ट्रक्चर, और ये वास डिफरेंस है। तो स्पर्म जब यहाँ बनेगा तो इसके थ्रू बॉडी के अंदर जाएगा, इसीलिए वास डिफरेंस को हम लोग स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। तो वास डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड स्पर्म डक्ट बिकॉज इट कैरी स्पर्म टू द बॉडी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया है। और पेनिस जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, इट सर्व टू डिपॉजिट स्पर्म इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल। यूरिथ्रा क्या है, इट सर्व एज ए कॉमन पैसेज फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमेन।
ये यूरिथ्रा जो है पेनिस के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो मेल में 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड। तो सेमाइनल वेसिकल्स ग्लैंड जो होती है ये पेयर में होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सीमेन का सेमाइनल फ्लूइड का 60% सिक्रेट करती है और इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। और सेकंड नंबर पे है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बाइलोबेड ट्यूबुलर ग्लैंड होती है, ये सेमाइनल फ्लूइड का 30% कंट्रीब्यूट करती है। एल्कलाइन जो होता है वो मीडियम होता है, ये भी आपको याद रखना है दोनों ग्लैंड का। तीसरी है काउपर्स ग्लैंड, ये केवल 10% सेमाइनल फ्लूइड सिक्रेट करती है और ये जो है यूरिथ्रा में यूरिन जब पास आउट होता है तो उसका मीडियम एसिडिक हो जाता है, तो उसको ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाती है जिससे कि स्पर्म किल ना हो। और स्पर्म जो है 1 इजैकुलेशन में आपका 3 to 400 मिलियन स्पर्म का जो है इजैकुलेशन होता है। और अगर 20 बिलियन जो है वो पर ml में स्पर्म काउंट है तो वो व्यक्ति जो है पर्सन स्टेराइल माना जाता है। तो ये बेटा जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। इसमें आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी देर याद करनी है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग में कहाँ होता है, क्या डेफिनेशन है, वास से डिफरेंस को स्पर्म डक्ट बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल में निकलता है, लेडिंग सेल से निकलता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। अब हम लोग चलते हैं स्पर्म के डायग्राम को देख लेते हैं। तो स्पर्म का जो डायग्राम है वो स्पून शेप्ड होता है और हेड, एक्रोजोम, हेड और टेल में डिवाइड होता है। एक्रोजोम्स जो होती है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें हाइलुरोनिडेज करके एंजाइम प्रेजेंट होता है जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है। इस एंजाइम को हम लोग स्पर्म लाइसिन भी बोलते हैं। फिर हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो एनर्जी का यूज करके स्पर्म की जो टेल है वो मूवमेंट करती है। तो ये स्पर्म का डायग्राम है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इम्पॉर्टेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्रोजोम्स, मिडिल पीस एंड टेल। अब हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी जो आपका ऑर्गन है वो ओवरीज हैं, क्योंकि यहाँ पर भी गैमेट बनेगा, ओवम बनेगा। इसके फीमेल गैमेट को हम लोग ओवम बोलते हैं और मेल में हम लोग गैमेट को स्पर्म बोलते हैं। यही भी याद करना है, पूछा जाता है। तो ओवरी जो होती है 1 पेयर इस एलिमेंट शेप होती है। ये स्ट्रक्चर आपका ओवरी का है, आप देख रहे होंगे। तो ओवरी में जर्मिनल सेल प्रेजेंट होती हैं जो ओवम का फॉर्मेशन यानी कि छोटी छोटी पहले फॉलिकल्स बनाती हैं और उन फॉलिकल्स में जो है वो आपका ओवम प्रेजेंट होता है। तो और वो ओवम जो है वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद में ये ओविडक्ट है जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो यहाँ पे जब ओवम जाता है, यहाँ से स्पर्म आते हैं, तो फर्टिलाइजेशन हमेशा ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में होता है। और उसके बाद में जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है तो वो यहाँ पे आकर के आगे का डेवलपमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन हो गया। तो इम्प्लांटेशन आपका जो है यूट्रस में होता है। तो ओविडक्ट में और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। नेक्स्ट जो है ओवरी के 2 हार्मोन्स याद कर लीजिएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूट्रस। यूट्रस को हम लोग लैप ऑफ बेबी भी बोलते हैं या वूम भी बोलते हैं और यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है।
वेजाइना का काम होता है रिसीविंग स्पर्म। और इसके बाद हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लीजिए नॉर्मली 1 मंथ की होती है, तो जो स्टार्टिंग होती है उसे हम लोग मेनार्क बोलते हैं और एंडिंग को हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। इसके 3 फेज होते हैं। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, 3 to 5 डेज का होता है और इसमें यूट्राइन लाइनिंग जो होती है रप्चर होती है और ब्लीडिंग होती है। इसके बाद में फॉलिकुलर फेज होता है, ये आपका 5th डेज to 13 डेज होगा। इसमें फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होगा पिट्यूटरी से और ये फॉलिकल्स बनाएगा और फॉलिकल्स का जब फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे ओवम बनेगा, उसी के अंदर ओवम बनते हैं, क्योंकि पहले प्राइमरी फॉलिकल्स बनेगी, सेकेंडरी बनेगी, टर्सरी बनेगी, फिर ग्रेफियन फॉलिकल्स बनेगी। ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर ही सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट होता है, जो ओव्यूलेटरी फेज में 14th डे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में बाहर निकलता है, जिसे हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो रिलीज ऑफ राइप ओवम फ्रॉम द रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि 14th डे के बाद में जो 15 to 28 डेज होता है वो ल्यूटियल फेज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है और ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है डेट इज कॉल्ड प्रोजेस्ट्रॉन एंड इट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको थिक करती है। तो ये जो है पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले क्या हो रहा है कि छोटी छोटी फॉलिकल्स बन रही हैं, फिर ग्रेफियन फॉलिकल्स बनी, यहाँ पे रप्चरिंग हो रही है 14th डे और यहाँ पे जो है वो देखिए यूट्रस की वॉल लगातार थिक होती चली जा रही है। तो ये 3 फेज में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में हम लोग आते हैं, ये ओवम का डायग्राम है। ओवम के डायग्राम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग जोना पेलुसिडा बोलते हैं। और दोनों गैमेट चाहे स्पर्म हो या ओवम हो, इनके जो लाइफ स्पान 24 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे पोटेंसी इनकी कम हो जाती है। तो यहाँ देखिए ये दिखाया गया है आपको डायग्राम में किस तरीके से ओवम जा रहा है। यहाँ पे स्पर्म आए, फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, देन ब्लास्टोसिस्ट बनेगी। ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आके इम्प्लांट कर जाती है। आगे का फर्दर डेवलपमेंट जो होता है गेस्टेशन पीरियड जो 9 मंथ का होता है पूरा यहीं पे होता है और इसको हम लोग उस समय फीटस बोलते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एमनियोसेंटेसिस। इसमें क्या होता है कि जो बेबी होता है वो एमनियन कैविटी में होता है, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड का अगर ऑब्जर्वेशन किया जाता है डेट इज़ कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें जो भी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं वो पता चल जाती हैं, लेकिन इसमें सेक्स ऑफ बेबी भी पता चल जाता है, तो इसका मिसयूज किया जाता है। अब इसके बाद प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर हो गया। प्लेसेंटा के आपको वर्क याद कर लेने हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, न्यूट्रिटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एंडोक्राइन ऑर्गन है और 2 हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। और इसके अलावा प्लेसेंटा से एक हार्मोन निकलता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, जो क्या कहते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट में काम आता है। गेस्टेशन पीरियड जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 280 डेज है। और पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ को बोलते हैं पार्चुरेशन। और उसके बाद प्लेसेंटा भी बाहर निकल आता है जिसे हम लोग आफ्टर बर्थ बोलते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।